ये जो 12:30 बजे वाला कार्यक्रम है इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हालांकि हम तो ये कहेंगे आपको पूरा दिन ही ईटी नाउ स्वदेश के साथ रहना है, क्योंकि हर एक मिनट हर एक घंटे हम कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आपके सामने लेके आते हैं जो आपके जीवन से सरोकार रखता है। आज मेरे साथ अजय और प्रियंका हैं। हम पूरे 2.5 घंटे आपके सामने रहेंगे और कोशिश करेंगे कि मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने पूरा लेखा जोखा रख पाएँ, चाहे वो ग्लोबल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो एफ एक्सपायरी हो, कोई भी एंगल हम छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और पूरा का पूरा एनालिसिस हम आपके सामने लेके आएंगे। और पहले 4 बड़े ट्रिगर्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं। वो ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं विंडो की फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पहली बात है, डाउ में थोड़ा ब्रेक लग गया है, ये साल की ऊंचाई से थोड़ा सा फिसला है। हालांकि कल जीडीपी के नंबर आए जो कि उम्मीद से बेहतर थे। इसका क्या मतलब है अभी अजय से समझ लेंगे। दूसरा, ब्रेंट $84 पे पहुंच गया है। ये 80 से 84 कहने को बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वैसे 5% से ज़्यादा बन जाता है। और दूसरा, भारत के लिए एक डॉलर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बीईएल और अजंता फार्मा के नंबर्स और कुछ एक नंबर इंडियन होटल्स के भी नंबर आए हैं। मार्जिन्स को छोड़ दिया जाए, वैसे नंबर्स उनके भी ठीक बताए जा रहे हैं। एक और खबर हमने आपको 28 तारीख को वैसे बताई थी पिरामल के बारे में। तो एक और चीज़ भी है कि पिरामल फार्मा का भी राइट इशू है और साथ ही आरवीएनएल के जो सब्सक्रिप्शन के नंबर आ रहे हैं उससे सरकार उत्साहित है। 2% ओएफएस को और भी बढ़ाया जा सकता है। ये 4-5 अहम ट्रिगर हैं जो हम आपके सामने लेके आए हैं। इन्हीं से चर्चा की शुरुआत होगी। पहले एक बार जरा ग्लोबल समझेंगे। तो प्रियंका, आप जरा ग्लोबल के बारे में जरा बताइए हुआ क्या, और फिर अजय आपको एनालिसिस करके बताएंगे। बिल्कुल दिम्पी, लेकिन आप दिल्ली में इस वक्त दिल्ली में तो इतनी बारिश नहीं हो रही, पानी की समस्या तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन मुंबई में तो जो लगातार बारिश हो रही है, जमकर बारिश हो रही है मुंबई के। वैसे तो अजय एक बार के लिए तो बड़ा प्लेजेंट लगता है, लेकिन अगर आप रास्ते में हो, कहीं फंसे हुए हो, शुरू में बहुत अच्छा लगता है। शुरू में बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद में यथार्थ में जब आप आ जाते हैं अगर मैं वो शब्द का इस्तेमाल कर सकूँ आईपीओ से, तब आपको मालूम चलता है कि अब मजा नहीं है। प्रभु जी से ये हो रहा है कि प्रभु बस अब बहुत हो गया, हाँ। अब थोड़ा शांत कर दें, बहुत ज्यादा हो गया है। जिधर देखिए आप प्रकोप ही प्रकोप है। तो मामला अब उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। इनफैक्ट अब दिक्कत होने लगी है। एक और वार्निंग थी, सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र नहीं, अगले कुछ दिनों के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, और वो भी नॉर्थ साइड की स्टेट्स के लिए भी है, हिमाचल, दिल्ली। नहीं बाबा, अब प्रभु से यही है कि अभी हो गया सर, अभी देखिए अब थोड़ा शांत कर दीजिए। पूरे ज्यादा हो जाएगा, अब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा वरना। बिल्कुल। लेकिन ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत है? आप देखिए पूरी एक्सपायरी निफ्टी की अच्छी खासी, लेकिन प्रियंका, ग्लोबल मार्केट से पहले ना मेरे को एक पॉइंट और पूछना है अजय और आपसे। आप दोनों ऑफिस तक पहुंचे कैसे आज? मैं तो सुन करके पहुंचा, देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है 2-2 ढाई घंटे तो शायद सुबह लगते होंगे। मैं तो तैर के पहुंचा था सुबह, तैरता हुआ आ रहा था, लेकिन मतलब बहुत बुरा हाल है। और अगर आप गाड़ी से भी आते हैं ना तो सेफ्टी पर पूरा ध्यान रखें। पूरे रास्ते भर अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, किड की हुई गाड़ियां एक दूसरे से लड़ती हुई, बहुत केयरफुल रहने वाला समय। इस समय बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे दुनिया में किसी भी भारत के किसी कोने में हो, मामला काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। स्टॉप लॉसेस लगाएं, पोजीशन साइजिंग करें और सावधानी से आना जाना लगा। लेकिन देखिए यूएस मार्केट की अगर बात करें प्रियंका, 2 बड़े डेटा, बड़े दिल को जो है बड़े सुकून करने वाले डेटा है। एक तो ये जो मैं हर बार 3-4 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि अगर यूएस मार्केट में हार्ड लैंडिंग नहीं हुई तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल का अगर आपने Q2 जीडीपी देखा हो, अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं कि यहाँ पे हम यूएस में ना जबरदस्ती यूएस डिस्कस करने के लिए नहीं करते हैं। सिर्फ काम की बात आपको मैं बताऊंगा जो आपके ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। वो Q2 जीडीपी कल यूएस का बहुत बढ़िया आया है, हायर देन एस्टिमेट आया है। आपने देखा होगा 2% के ऊपर आया, 2.4% आया है। और अगर आप एस्टिमेट्स की बात करें तो अनुमान एनीवेयर बिटवीन 1.8 to 2% था। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो यूएस इकोनॉमी जो है अभी भी मदर इकोनॉमी है। यूएस और चाइना लार्जेस्ट इंजन है ग्लोबल ग्रोथ के। अगर वो धराशायी नहीं हो रहे हैं और वो सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं, हल्की हल्की गति से धीमी हो रही हैं, जो कि यूएस फेड का इंटेंशन था इन्फ्लेशन को कम करने का, इससे अच्छी बात कोई हो सकती। क्योंकि हार्ड लैंडिंग, हम कुछ भी कहिए 70% डोमेस्टिक इकोनॉमी है इंडिया, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है। एक हार्ड लैंडिंग यूएस में किसी के लिए अच्छी नहीं होती। तो वहाँ पे एक अच्छा डेटा आया। और आप उसके साथ देखिए, जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, एक तरह यूएस जीडीपी हायर देन एस्टिमेट आया, 2.4 आया 1.82 की एस्टिमेट की जगह। जो पर्सनल कंजम्पशन इंडेक्स है वो 4 की जगह घट के 2.2 आया। कितने समय से वो एक बड़ा गाउज था, बड़ा बेंचमार्क फेड देखता है उसको। तो ये पीसी के आंकड़े कम हुए, यूएस जीडीपी अनुमान से बेहतर आया। ये गोल्डीलॉक्स सिनेरियो है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
और मुझे लगता है देखिए 13 दिन के चलने के बाद डाउ नीचे आया, वो सब ठीक है। वो देखिए डे टू डे आप यूएस मार्केट को, हम थोड़ी यूएस ट्रेड करते हैं, लेकिन हमारे लिए अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं या हम ट्रेडर इंडिया में बैठे हुए, तो हमारे लिए बहुत शानदार बात है कि इन्फ्लेशन के डेटा जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं और ग्रोथ ऊपर है। और ग्रोथ ऊपर है, यानी आप मेटल और आईटी के ऊपर ध्यान बना के रखें। हाँ। दोनों पिटे हुए एरियाज हैं राइट, हमारे यहाँ लिए। ट्रेड है। लेकिन यूएस मार्केट में मैं एक और बात बता दूं, दो और बातें हुई हैं ग्लोबल मार्केट में जो हमारे लिए दिक्कत वाली बातें हैं। तो मैं 2 दिन से आपको यही बता रहा हूं कि देखिए मैं बुल और बेयर नहीं हूं, जो डेटा है रियलिस्टिकली हम ट्रेड रख देते हैं टेबल पे, हमारे व्यूअर्स जैसे उसको इस्तेमाल करना चाहें। कल डॉलर इंडेक्स 102 के करीब चली गई है, जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि थोड़े थोड़ा करते करते इंच बैक हो रही है। डॉलर इंडेक्स लेके आए डेटा साहब, ये देखिए 101.47 पे क्लोजिंग थी। इसका 0.05 मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए नेगेटिव है, इसलिए ये जो ग्लोबल मामला हुआ है ये अपने लिए अच्छा नहीं हुआ है। दूसरा, कल बॉन्ड यील्ड्स जो है यूएस में और यूरोप में भी थोड़ा सा एज अप हुई हैं। इसको भी आपको अपने रेडार पर रखना जरूरी है कि बॉन्ड यील्ड्स यूजुअली यूएस मार्केट की या ग्लोबल मार्केट की तब एज अप होती हैं जब रिस्क ऑन, जो रिस्क की ऐसे जो खरीदने की इच्छा वाला एनवायरनमेंट होता है उसकी नीडल शिफ्ट होकर रिस्क ऑफ की तरफ जाती है, तब ये होता है। और तीसरी बात 84 पे क्रूड, और क्रूड और भी चल सकता है। ये जो स्ट्रॉन्ग Q2 जीडीपी आया है, इससे क्रूड पे पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। तो ये 2-3 चीजें जो है हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली है। तो यानी ये सिनेरियो तो वही बन रहा है कि आप एक तरफ से तो कह रहे हैं कि पीसी नीचे आ रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन क्या वापस आ सकता है, एनर्जी फ्यूल कॉस्ट की बढ़ सकती है, सारी चीजों को भी सिनेरियो को ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार डोमेस्टिक मार्केट्स को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट्स में, और आप ये जो बोल रहे हैं कि रिस्क ऑफ, क्या हमें भी थोड़ा कॉशियस होना चाहिए? इतने दिनों के बाद, लगभग 4 महीनों के बाद एफआईएस की एक बड़ी सी सेल फिगर दिखी है, भले हमने बड़ी अच्छी सीरीज निकाली हो। निफ्टी जुलाई सीरीज में लगभग 3.5%, लगभग 4% के करीब आपको दिखी। कल अगर आप वॉश आउट ना होता पिछले 2 दिन का, तो और ऊपर थे। देखिए हाँ, डॉलर इंडेक्स एक्चुअली 101.74 यानी 102 के पर बंद हुआ है। तो उसी से मैं चालू करता हूँ। ये जो डॉलर इंडेक्स का जो बढ़ना है, ये फ्लोज के लिए हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। कल हमने बड़ी सेलिंग देखी है एफआईएस की। हाँ, ये देखिए डॉलर इंडेक्स वापस आ रही है ऊपर। कल हमने बड़ी सेलिंग देखी, और कल जो है ना, मेरे हिसाब से मुझे रीडिंग बाजार की अच्छी नहीं लगी। क्यों? इंटरडे लेके आइए डॉक्टर साहब। एक तो इंटरडे, एक भी रिकवरी इंटरडे अटेम्प्ट नहीं हुई है। इंटरडे अगर हम निफ्टी का देखें या हम बैंक निफ्टी का देखें, तो थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव खुले, और उसके बाद सीधे वन साइडेड ट्रेंडिंग डे, जो ट्रेंडिंग लोअर डे होता है, ये थोड़ी कमजोरी का संकेत है। ठीक है, शाम को थोड़ा सा ऑफ लोज बंद हुआ, वो एडजस्टमेंट क्लोजिंग का है, थोड़ा सा कवर किया शॉर्ट, उससे ध्यान मत दीजिए। लेकिन हम ऊपर से जो नियर टर्म, जो 5 दिन की फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड थी, उसके बाद जो रिबाउंड आया था, उस रिबाउंड से हम 600 पॉइंट बैंक निफ्टी में नीचे हैं, करीब 200 पॉइंट हम निफ्टी में नीचे हैं। अभी उस रिबाउंड में हम 19,800 के ऊपर चले गए थे, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। ये एक अच्छा साइन नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी आप देखिए, अगर आप इंट्राडे स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो आपको नजर आएगा कि उसने भी दिन में कोई रिकवरी अटेम्प्ट नहीं की, और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ, यानी एडवांस डिक्लाइन हेविली डिक्लाइनर्स की फेवर में था। नंबर 1 पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, जो बड़े साथी थे बाजार के, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T, ऑटोज, उस सब कमजोर नजर आ रहे थे। इनफैक्ट आईटी भी कल कमजोर था। टेक महिंद्रा ने ऑफ लोज तो बंद हुआ, जैसा कि हमने आपको बताया था, लेकिन बहुत बड़ी रिकवरी नहीं दिखाई। तो ये अगर आईटी कमजोर है, मेटल में भी कुछ खास काम नहीं हो रहा था, बैंक्स भी कुछ खास, सब नीचे थे, ICICI बैंक, SBI, HDFC। तो पॉइंट ये है कि अगर एडवांस लेकिन ऐसा रहा तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। ऐसे टाइम पे जब फ्लोज थोड़ा सा नीचे आ गए हो, तब आपको डॉलर इंडेक्स ऊपर हो और क्रूड ऊपर हो। तो मेरा ये व्यू है, हालांकि आज हम करीब 19,600 के आसपास सपोर्ट लेने की उम्मीद लग रही है, और 45,500, 45,600 बैंक निफ्टी में भी आपको सपोर्ट दिख सकता है, लेकिन सावधानी बरतने का समय है। कल मजा आया महिंद्रा, इसमें फार्मा में लंबे लंबे आपको कैंडल दिखाई दी, जिसके बारे में शायद डिब्बी बात करें, और 15,000 के ऊपर गया था निफ्टी फार्मा इंडेक्स पहली बार। और कल की अगर हम डिलीवरी ला सकें फार्मा स्टॉक्स की, मिड, अगर आप छोटे छोटे स्टॉक्स की बात करें, एलेम्बिक फार्मा की बात करें, आप पिरामल फार्मा, और ऑल द वे टू DRL सिप्ला, लंबी लंबी कैंडल्स और अच्छी डिलीवरी। और बाजार अगर आप देखें, HNI वर्ग आप पकड़ लें, बड़े बड़े PMS के स्कीम्स और फंड्स भी, तो अभी भी फार्मा को लेके अंडरवेट हैं। तो जहां जहां नंबर्स और कमेंट्री और वैल्यूएशन का सपोर्ट है, इस सेक्टर पर नजर बनाए रखें। और प्योरली Q2 GDP की वजह से आप ऑटो, आप IT और मेटल में भी
वो बना के रखें। आपने बात देखी एमएनएम में एक मैं खास बात कहना चाहूँगा, उसके बाद डिम्पी के पास जाते हैं कि कल एमएनएम का जो स्टॉक है उसने बाजार का मूड इतना बिगाड़ा। मैंने कुछ बड़े बड़े शेयर होल्डर से ये बात की जो कसम खाते थे कि भाई एमएनएम ने तो री-रेटिंग कर दी पूरे ग्रुप ने, सिर्फ अपनी कैपिटल एलोकेशन सुधारने की बात पे। अनिश जी जब आए थे नए चेयरमैन बन के, लोग जो है पूरे ऑटो सेक्टर का मूड एमएनएम की वजह से कल बिगड़ा और एमएनएम ने भी कोई इंट्राडे रिकवरी अटेम्प्ट नहीं की। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम कमेंट्री का वेट करेंगे जो रिजल्ट्स के साथ आएगी। लोग बहुत आतुर हैं, सुनना चाहते हैं। करेक्ट। तो कैपिटल एलोकेशन पे स्ट्रैटेजी क्या है? अब क्या ये इसका उद्देश्य क्या था? अगर वो सफाई बाजार को पसंद आई तो रिबाउंड आएगा, अगर वो सफाई बाजार को पसंद नहीं आई तो साइडवेज टू थोड़ा सा नरम हो सकता है यहाँ से। तो कल कमजोरी के संकेत साफ नजर आ रहे थे बाजार में। आज इंपॉर्टेंट होगा, फॉलोअप सेलिंग आती है तो दिक्कत है भाई। और आज अगर संभल जाता है और संभल के ऊपर उठने की कोशिश करता है लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में, ये मत भूलिए कि डिम्पी जी ने बताया था 5 बैक टू बैक पॉजिटिव सीरीज, 5% इंडेक्स इस सीरीज में बढ़ा है। तो यहाँ तक एकदम गचागच गला भरा हुआ है, तो उसके ऊपर कितना ठूसेंगे आप गेंस को, ये इस विषय पे हम आज दिन भर बात करेंगे और इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन डिम्पी, कल जो कैश में सेलिंग आई वो तो ठीक है, लेकिन एफएनओ साइड में एफआईज ने कल क्या किया ये जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। एफ&ओ के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा मैं बोलूँगा कि एडजस्टमेंट है और थोड़ा बोलूँगा कि घबराहट भी है। घबराहट इसलिए नहीं है कि बाजार का बुल रन बदल रहा है, घबराहट इसलिए है क्योंकि आप 5 महीने के बैक टू बैक रिटर्न लेके आए हैं, आप और कितना चलना चाहते हैं। आपके पास सेकंड बेस्ट एक्सपायरी है इस कैलेंडर ईयर की, ऑलमोस्ट फर्स्ट एक्सपायरी के बराबर ही है वैसे देखा जाए तो। और आपके पास एक अच्छा पॉइंट ये है कि ग्लोबल मार्केट का सेटअप भी पॉजिटिव है, तो आपके पास उम्मीद भी नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए थोड़ी सी नर्वसनेस थी और ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि अर्निंग्स भी चल रही है, कुछ हद तक वेटेज का भी इम्पैक्ट मार्केट के अंदर आता है। इसलिए कल एफआईज की तरफ से थोड़ी बहुत सेलिंग हमको होती हुई दिखी और टिपिकली एक्सपायरी का सेशन था इसलिए हुआ। एक और पॉइंट मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगा, एफआईज की लॉन्ग पोजीशन ना पिछले हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते में वो करीब 70% से घटकर 58% हुई है। एवरेज इस पूरी सीरीज की 65% है, लेकिन पिछले हफ्ते में वो कम हुई है। तो मैं आंकलन लगा ही रहा था कि हफ्ते में अगर ये कम हो रही है बैक टू बैक धीरे धीरे करके, तो ये बात तो तय है कि मार्केट को रेजिस्टेंसेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जहां तक आप पहुंचे उसमें एफआईज का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक 10 पॉइंट में आपके लिए पूरी जुलाई सीरीज की एक्सपायरी का लेखा जोखा रख दिया। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने क्लियर करूंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि अगस्त के बारे में ज़्यादा बताया जाए, जो जुलाई में हुआ सो हुआ, उसको छोड़ देंगे। अब आते हैं पहले रोल ओवर के नंबर का आंकलन करते हैं। 79% का निफ्टी का रोल ओवर है, बैंक निफ्टी का रोल ओवर 77% है। ये एवरेज से स्लाइटली थोड़ा सा कम है। आप इसको निफ्टी को तो एवरेज ही बोल सकते हैं, बट बैंक निफ्टी का थोड़ा सा कम है। इसका मतलब पोजीशंस की कटान यहाँ पे हुई है, रोल ओवर की पोजीशंस कम हुई है। लेकिन एक और चीज़, क्योंकि आप बैक टू बैक चले हुए सीरीज के पास आपके पास देख रहे हो कि 2.34 लाख हमने ओपन इंटरेस्ट लिखा है और इसकी रोल ओवर कॉस्ट अच्छी आई हुई है 180 पॉइंट की। डेट मीन्स आप अभी भी एग्रेशन के साथ अगस्त में आए हो और आप हैवी ओपन इंटरेस्ट लेके आए हो। ये ओपन इंटरेस्ट वॉलेटाइल करेगा मार्केट को, बी अवेयर, इस चीज़ के लिए ध्यान रखेगा। अब आपको विक्स नहीं देखना, आपको ओआई से चेक करना मार्केट के वॉलिटिलिटी है, क्योंकि 2.5 लाख खुदे सौदे आपके पास आ गए इस सीरीज की शुरुआत में। अमूमन ये मिड ऑफ द सीरीज बनते हैं। आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही है। करीब 77% के आसपास का रोल ओवर है। 1.25 लाख ओपन इंटरेस्ट के साथ आप अगस्त सीरीज में आए हो और 300 पॉइंट की रोल ओवर कॉस्ट भर के आए हो, यानी कि जुलाई और अगस्त में आने का जो खर्चा है वो 300 पॉइंट का है। ये गैप श्रिंक होगा, ये गैप बढ़ने के चांसेस थोड़ा ज्यादा नहीं लगते, इसलिए वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिएगा। एक और चीज मेरे को इसके अंदर बतानी है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी जब आप अगस्त के अंदर आ रहे हो ना, अपना वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे होके आ रहे हो, इसका मतलब आप नेगेटिव के साथ आपने पहला कदम रखा है अगस्त सीरीज के अंदर। तो बैंक निफ्टी को क्लियरली वॉच करना होगा, ये पहला इंडिकेटर बनेगा अगर मार्केट को यहाँ पे स्लाइटली करेक्ट भी होना है। लेकिन इन दोनों ही चीजों में आपके मल्टीपल सपोर्ट बाकी हैं।
45,500 का सपोर्ट निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 45,800 के बाद 45,500 का है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक होते नहीं आप अपने शॉर्ट्स को खोलिएगा नहीं, बल्कि थोड़ा रुक जाइए, सेटलमेंट के लिए समय दीजिएगा। 5 सीरीज कम नहीं होती हैं बैक टू बैक गेन मिलना, और उसमें भी ग्लोबल मार्केट्स आपके हक में आ जाएं। एक और पॉइंट, फिर हमने अगस्त का डाटा भी चेक किया कि टिपिकली अगस्त में होता क्या है। देखिए पिछली 3 साल की सीरीज भी पॉजिटिव है, तो एक तो 5 सीरीज, फिर 3 सीरीज, फिर शानदार रिटर्न, ग्लोबल मार्केट हक में। तो इतना कितना ज़्यादा शुगर खाने से भी कई बार डायबिटीज़ हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के यहाँ पे चलना चाहिए। पोजीशंस को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा बिलीव करना चाहिए बजाय कि पोजीशंस को भर भर के रखने में। तो इसलिए थोड़ा आप स्टॉप लॉसेस की भी कदर कीजिएगा। इस समय बुल फेज है, स्टॉप लॉसेस को लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा इस समय इग्नोर करने का मूड नहीं होना चाहिए आपका। इस सीरीज़ के अंदर जो प्रीमियम्स हैं वो भी ठीक ठाक आए हैं, करीब 175 पॉइंट के। एक पॉइंट मेरे को बस आपके सामने और रखना है, वो ये रखना है कि इस सीरीज के अंदर जो सेक्टोरियल मूव है वो शायद सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी, रियल एस्टेट पे ज़्यादा होगा, क्योंकि सेक्टोरियली उनके पॉजिटिव रोल ओवर्स होके आए हैं, और जहाँ पे नेगेटिव रोल ओवर्स हैं वो है केमिकल्स, इंफ्रा, टेलीकॉम एंड ऑयल एंड गैस। यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव रोल ओवर है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इन्हीं में से ही आपके हीरो और जीरो शेयर निकलेंगे अगली सीरीज के, अगस्त सीरीज के। ठीक है, ऑल राइट। तो आपने ये जो अगस्त सीरीज की बात की कि इन्हीं में से अगर हीरो जीरो निकलेंगे, डिम्पी अगस्त सीरीज में अब कौन से 2 बड़े स्टॉक्स हो सकते हैं जिन पर ध्यान रखें, चाहे लॉन्ग साइड हो, शॉर्ट साइड हो, कैसे आपने कंपाइल किया है? देखिए आज हमने ना कंपाइल अपने आप से नहीं किया, हमको ऐसा लगा कि हमने इतनी मेहनत करके 4-5 गेस्ट को खंगाला है और उनसे अगस्त सीरीज़ के ट्रेड लिए, तो फिर हमारे 2 शेयर की क्या वैल्यू, हम क्यों ना उन्हीं के शेयर्स ही आपके सामने रखें। तो इसलिए हमने 4-5 गेस्टों का पूरा एक जमावड़ा लगाने के बाद उन गेस्ट की कॉल्स निकाली अगस्त सीरीज़ के लिए। ये सारी कॉल्स ध्यान रखेगा। मैं फिर से बोलूँगा स्टॉप लॉसेस पे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो हमारे हैं, प्रॉफिट आपका है, आपका कंफर्ट का प्रॉफिट है, जितना मर्जी बुक कीजिए, बट स्टॉप लॉसेस हमारे कहे अनुसार जरूर रखिएगा। राहुल शर्मा की कॉल्स हैं, ग्रासिम, वो कह रहे हैं कि टाटा स्टील भी प्लस करके चल सकते हैं, 140 का टारगेट, और ग्रासिम का 2000। ग्रासिम वाली कॉल्स हमारे साथ भी मैच कर गई, कल भी हमने आपको ग्रासिम के बारे में जिक्र किया था। दूसरा, फिर हमने श्रीकांत चौहान से पूछा कि अगस्त सीरीज के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड बताइए, हम सिर्फ यही सौदे लेंगे और पूरे अगस्त के लिए घूमने के लिए चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर एक काम करो, HDFC लाइफ का स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के चले जाओ। 700 और 725 का टारगेट, 640 का स्टॉप लॉस है, और डालमिया भारत पे भी बुलिश है। हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बात नोट करके बताया था कि सीमेंट का रोल ओवर अच्छा है। अब अपनी एक ही स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 2 सीमेंट कंपनीज आपको दिख गई, डालमिया भारत सीमेंट और ग्रासिम। फिर हमने लक्ष्य सिंह से पता किया, वो हिंडाल्को पे तो बुलिश है, लेकिन उनको HDFC बैंक वीक लगता है। ये पहला इंडिकेटर है जो बैंक निफ्टी के साथ को रिलेट कर रहा है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अपने वीवैम्प के साथ, नेगेटिव वीवैम्प के साथ एंटर कर रहा है, और इनकी कॉल HDFC बैंक शॉर्ट करने की। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी आपको क्लियर इंडिकेशन देगा कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये लक्ष्य की कॉल के साथ मैच करता है। दूसरा, क्षितिज भी कह रहे हैं कि बैंकिंग में अगर ध्यान रखना, सरकारी बैंकों पे कॉन्फिडेंस हाई रखना। SBI उनकी कॉल है 648 की, और टाटा स्टील एक और कॉल मैच कर गई, जो और प्रीवियस एनालिस्ट थे, उसमें 132 रुपए का टारगेट है। तो 4 एनालिस्ट, 8 कॉल, अगस्त का 8वां महीना है, बेहतरीन ट्रेड आपके सामने है। शुक्रिया इन सब जानकारी के लिए डिम्पी। आगे बढ़ते हैं। संतोष मीना, आदित्य अरोड़ा, विनय रजानी और आयुष मेहता हमारे साथ आज सुबह सुबह जुड़ रहे हैं ट्रेड की बातचीत को आगे लेके जाने के लिए। क्योंकि आयुष मेहता के चेहरे पे सबसे बढ़िया मुस्कुराहट है इन चारों में से, मैं शुरुआत उनसे करूंगा। आयुष, बहुत दिनों बाद आप आ रहे हैं शो पे, सबका स्वागत है, लेकिन शुरुआत आपसे, लेवल्स और किस तरह का ट्रेड आपको इंडेक्स बैंक निफ्टी पे दिखाई देता है? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगर हम जैसे निफ्टी में, अब जैसे मैं आपका डिस्कशन भी सुन रहा था, मैं निफ्टी में एक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो है 19,600 से 19,550 का लेवल्स। अगर हम देखेंगे तो एक 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है निफ्टी में जो है 19,550 के आसपास का, जो निफ्टी पिछले अप्रैल से होल्ड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है। जब तक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे 19,550 के नीचे ट्रेड नहीं करता है, हमारा व्यू कॉशियस की तरफ नहीं जाएगा, हम थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ रखेंगे। पर जैसे 19,550 ब्रेक करता है तो ही हमारा व्यू यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाएगा निफ्टी में। और अगर हम बैंक निफ्टी में बात करेंगे तो बैंक निफ्टी पिछले 3 से 4 दिन में काफी साइडवेज है, और कल तो काफी एक प्रॉफिट बुकिंग हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है।
तो बैंक निफ्टी में जो नीचे का सपोर्ट जोन बनता है वो बनता है 45,300 के लेवल्स का, और जो साइकोलॉजिकल उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा वो बनेगा 45,000 के लेवल्स का। जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों के लेवल्स होल्ड कर रहा है, हमारा व्यू कॉशियस यहाँ से टर्न नहीं होगा। इंडिकेटर्स थोड़े कॉशियस रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसमें अपना मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये नरमी आपको एक रीजन हो सकती है वापस पोजीशन लेने की। कोई क्वेश्चन का खास कारण आयुष को नहीं नजर आता है। विनय, आदित्य और संतोष से बाजार के साथ साथ उनकी ट्रेडिंग आइडियाज भी ले लेते हैं। बाजार में कहावत है, फंड मैनेजर से ये मत पूछिए क्या लगता है, पूछिए आप कर क्या रहे हैं। तो आदित्य, आप बताइए आप कर क्या रहे हैं, क्या आपके ट्रेडिंग आइडियाज हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की शुरुआत ईटी नाउ के साथ अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं आपका वो सुन रहा था ग्लोबल मार्केट की रिगार्डिंग व्यू। तो मेरा भी व्यू आपके साथ एकदम मैच बैठता है कि जिस हिसाब से कल डंपिंग हुई है इंस्टीट्यूशन की साइड, चाहे आप कैश मार्केट की बात करें, डिम्पी जी भी बता रहे थे कि रोल ओवर थोड़ा सा कम है, और जो लॉन्ग कटे हैं कल डेटा के हिसाब से फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, वो काफी थोड़ा सा मेरे हिसाब से फुल स्टॉप या पॉज लगाते हैं एक अपसाइड रैली को। तो मेरा व्यू थोड़ा सा कॉशियस रहेगा आज के दिन। और मैंने जो स्टॉक्स चुने हैं वो डिफेंसिव स्पेस से ही चुने हैं, क्योंकि कंज्यूमर फेसिंग काउंटर्स थोड़ा सा वीक रह सकते हैं। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा मैरिको, जिसे 554 में बाय किया जा सकता है। 524 का रहेगा स्टॉप लॉस और 610 से 650 का रहेगा टारगेट। दूसरा रहेगा अबॉट इंडिया, जिसे 23,705 में बाय किया जा सकता है। 22,605 स्टॉप लॉस रहेगा और 25,500 एंड 26,200 टारगेट रहेगा। तो ये आपकी कॉल्स हुई। अब संतोष की भी कॉल समझ लेते हैं। संतोष, मॉर्निंग, आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं आज की? यस, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो मार्केट की बात करें तो आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट के लिए, क्योंकि हम गैप डाउन ओपनिंग के बाद अपने इंपॉर्टेंट 20 डे मूविंग एवरेज को फर्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे आफ्टर ए लाइफ टाइम हाइप जब लगा है। तो 20 डे मूविंग एवरेज 19,550 के आसपास आ रहा है। अगर वो होल्ड कर गया और रिकवर करता है तो फिर से शायद बाइंग मोमेंटम पिकअप होते दिखेगा। लेकिन इन केस ये ब्रेक होता है तो एक बार शायद एक थोड़ा सा सीरियस प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क बन सकता है, और शायद निफ्टी जो पुराना लाइफ टाइम हाई था 18,888 वहां तक जा सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी 45,350 के आसपास 20 डे मूविंग एवरेज आ रहा है। सो ये लगातार 5वीं सीरीज हो सकती है। लगातार चौथी सीरीज तो तेजी में रही। 2017 के बाद से लगातार 5 सीरीज पॉजिटिव नहीं रही है। अगस्त नॉर्मली पिछले 3 अगस्त सीरीज बहुत अच्छी रही है, बट ये सीरीज हेवी रोल ओवर के साथ शुरुआत हो रही है। नॉर्मली हेवी अच्छे रोल ओवर माने जाते हैं कि रोल ओवर अच्छे हुए, लेकिन अगर हेवी रोल ओवर हो रहे हैं तो रिस्क रहता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, क्योंकि करीबन 1,17,00,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में आ रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है। अभी मार्केट की नज़र फेड पे थी, लेकिन बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी अभी 8:30 बजे आने वाली है। वहाँ एक शायद रिस्क लग रहा है कि शायद वो अपनी जो बॉन्ड यील्ड की रेंज है उसको ट्विक कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद एक रिस्क का कारण हो सकता है ग्लोबल मार्केट में भी और हमारे मार्केट में भी। और उस कल एफआईएस की सेलिंग देखने को मिली है, तो अगर ये ऐसा कुछ होता है जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में इंचअप देखने को मिला, शायद थोड़े टाइम के लिए एफआईएस की सेलिंग और पिकअप हो सकती है। तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट की डायरेक्शन के लिए। ये तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। स्टॉक्स की बात करें तो मेरे 2 स्टॉक है, एक बाइंग साइड है, एक सेल साइड है। बाइंग में हीरो मोटो कॉर्प है। इस स्टॉक ने लास्ट सीरीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे टेक्निकली एक अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते नजर आ रहा है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ रोल ओवर भी अच्छे देखने को मिले। 3200 का टारगेट रहेगा, 3090 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेल साइड टाटा कंज्यूमर है। यहाँ पे एक काइंड ऑफ डबल टॉप फॉर्मेशन बना है। इसने एक 880 के रेजिस्टेंस को रिजेक्ट किया है और यहाँ पे डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो 830 का यहाँ पे टारगेट रहेगा, 860 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है। संतोष जी ने आपको एक तो इंडेक्स का व्यू भी दे दिया, साथ ही हीरो प्लस है और टाटा कंज्यूमर शॉर्ट है। दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट नोटिस कीजिएगा। विनय रजानी भी हैं। विनय, गुड मॉर्निंग। आपके आज के ट्रेड कौन से हैं सर स्टॉक्स के? जी, तो मेरी तरफ से 2 ट्रेड है, एक लॉन्ग साइड और एक शॉर्ट साइड। तो पहला जो स्टॉक है वो लॉन्ग साइड पे है। जैसे हम सब जानते हैं कि ओवरऑल फार्मा सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और जो
इसका जो रेशियो चार्ट हम निफ्टी के सामने देखते हैं तो अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फार्मा स्पेस कंटिन्यू कर सकता है आउट परफॉर्म करते हुए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ऐसा लग रहा है कि अभी निफ्टी को बहुत ही अंडर परफॉर्म किया था फार्मा सेक्टर ने, अभी आउट परफॉर्म करना शुरू हुआ है। तो ओवरऑल आने वाले महीनों तक ये फार्मा सेक्टर का आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। तो उसको देखते हुए और जिस तरह का टेक्निकल सेटअप है उसको देखते हुए लग रहा है कि फार्मा स्पेस में ध्यान रखना चाहिए। तो उनमें से एक स्टॉक चुना है स्ट्राइड्स फार्मा, जिसका एनएसई कोड स्टार है, जो कल 452 के करीबन बंद रहा था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड्स बन सकते हैं। तो स्ट्राइड्स फार्मा में लॉन्ग की सलाह दूंगा 452 पे। ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 441 पे और अपसाइड में 470 का टारगेट हम नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा जो ट्रेड है वो शॉर्ट साइड पे है, बैंकिंग स्टॉक, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक, वो है एक्सिस बैंक। तो कल एक्सिस बैंक के नतीजे आए थे, नतीजे के सामने रिएक्शन आया था और थोड़ा ऊपर खुलने के बाद इसमें एक सेलिंग दिखी थी और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न डेली चार्ट्स पे बनी थी। और बैंक निफ्टी का चार्ट भी थोड़ा वीक होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी हमने बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखी है और रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस देखा है। तो सेक्टर की थोड़ी वीकनेस को कंसीडर करते हुए और एक्सिस बैंक के नतीजे भी थोड़े वीक साइड पे आए थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है और जिसके नतीजे थोड़े वीक साइड पे, वहां पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो एक्सिस बैंक में ऑगस्ट फ्यूचर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, जो 962 पे बंद आया था। स्टॉप लॉस आपका 980 का होना चाहिए फॉर द ट्रेडर्स फॉर 1 to 2 सेशन, और डाउनसाइड में हम 935 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आई बिलीव दैट कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में थोड़ी वीकनेस आई है और उसमें से एक्सिस बैंक रिलेटिवली वीक लग रहा है, तो उसको शॉर्ट करके चल सकते हैं इन ऑगस्ट फ्यूचर। ठीक है, तो बैंक्स पे सेल कॉल सी दिख रही है। एक्सिस बैंक को आप भी शॉर्ट कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक को लक्ष्य भी बता रहे थे ऑगस्ट सीरीज के लिए, तो थोड़ी सी दिक्कत तो दिख रही है बैंक्स में अभी। आयुष की भी एक बार कॉल समझ लेते हैं। आयुष बताएं, आपकी रिकमेंडेशंस कहाँ हैं? जी, मेरे भी यहाँ पे 2 कॉल्स होंगे, एक बाई साइड का होगा, एक सेल साइड का होगा। जो बाई साइड का कॉल होगा उसमें हम मदरसन सुमी को रिकमेंड करते हैं। ये कंडीशनल बाय कॉल होगा अबव 100 रुपीज के। इसमें अगर हम देखेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दिया है अपने 20 डे मूविंग एवरेज का। तो मदरसन सुमी को आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 107, और इसमें एक स्टॉप लॉस जो होगा, जो सपोर्ट जोन का होगा, वो है 9650 का। और जो शॉर्ट कॉल होगा वो होगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में देखेंगे तो अभी एग्जैक्टली सपोर्ट के पास डील एक ट्रेड कर रहा है, और हमें लगता है यहाँ से जैसे ही ये सपोर्ट जो है 990 का अगर ब्रेक करता है फ्यूचर्स लेवल में, तो इसमें नीचे में 955 का लेवल ओपन हो जाएगा और इसमें एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1007 रुपीज का। ठीक है, तो एक और बैंक काउंटर आपको शॉर्ट मिल गया, एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। और आपको ध्यान ही होगा ये तीनों के तीनों बैंक सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी पे। और हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक जा रहा है अगस्त सीरीज के अंदर। तो एक पॉइंट तो ये था इंडेक्स और इससे जुड़े हुए शेयर्स, लेकिन एक खबर और है जो पिछले 3-4 दिन से मार्केट के अंदर तेज़ी से चल रही है, जिसका कई सालों से इंतज़ार था। आईटीसी ने अपने होटल कारोबार को डीमर्ज किया। डीमर्जर मार्केट को पसंद नहीं आया, मार्केट ने गोता लगा दिया, इनके शेयर ने 6% की करेक्शन दे दी। कल कॉनकॉल हुई। अजय, कल कॉनकॉल में डीमर्जर को लेकर जो बातें रखी गई हैं, एक तो बात क्या थी, उसका क्रक्स क्या था, और आईटीसी के शेयर से कितना फर्क पड़ेगा इस कॉनकॉल के बाद, जो क्लैरिटी मैनेजमेंट ने देने की कोशिश की है? आईटीसी बाजार का एक चहेता स्टॉक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और हमने 180 वाले को 450-500 तक जाते हुए देखा। तो एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा बाजार में पैसा कमा के बैठा हुआ है आईटीसी से, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। किसी ने ज़्यादा कमाया, किसी ने कम, किसी ने एफएनओ को ट्रेल करके कमाया, किसी ने कैश में लेके कमाया। लेकिन जब ये डीमर्जर अनाउंस हुआ और जो स्ट्रक्चर डीमर्जर का अनाउंस हुआ, उसमें लोग संदेह करने लगे थे 40% रिटेन करके बाकी 60 का ये स्ट्रक्चर क्या है, इसके पीछे की भूमिका क्या है। और ये क्लियर कट डीमर्जर नहीं है। लोगों को लग रहा था 600-700 पे आएगा डीमर्जर, बट 500 के करीब आ गया और एकदम क्लीन कट नहीं था। तो 2 दिन हमने अच्छी कमजोरी देखी, लेकिन हम आपको पूरे मार्केट के बेस्ट एनालिस्ट को लेके आए थे चैनल पे और सबको लेके आए थे, और सबने यही कहा कि देखिए एक ट्रेड भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग अभी खत्म नहीं हुई है, और फिर उसके अंदर बाइंग आ गई आईटीसी में। कल के गिरावट को अगर एक बार को साइड रखें, और वो जो वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ से जारी रहेगी, वही आईटीसी के टॉप 5 लेके आई है। पुरी साहब ने कल एक बहुत शानदार कॉन कॉल की, बहुत वेल अटेंडेड कॉन कॉल थी ये। काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज अटेंड कर रहे थे, और आईटीसी में मैनेजमेंट ने ये कहा कि हम अपने आरओसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18 से 20% बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये बाजार को पसंद आएगा मेरे व्यू में। जब जब कोई भी मैनेजमेंट रिटर्न ऑन कैपिटल यानी कैपिटल के इस्तेमाल को बेहतर करके उसमें तो और जूस निकालने की कोशिश करते हैं प्रॉफिट के फॉर्म में, जैसे गन्ने में से जूस निकाला जाता है, बाजार उसको पसंद करता आया है।
तो मुझे लगता है कि अगेन इसके अंदर वैल्यू छूटेगी अभी यहाँ से। एक बार मैं आपको जल्दी से सुनवा देता हूँ वो कमेंट्री उन्होंने क्या कही और कैसे और ज़्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश रहेगी इस कारोबार से। उसके बाद वापस आएंगे और हम आईटीसी पे ट्रेड डिस्कस करेंगे और इन्वेस्टमेंट बेट डिस्कस करेंगे। आइए सुनते हैं। Certainly, they will improve substantially. The transfer into a separate company where we will have 40% stake, residual stake as ITC will therefore really mean that it is going to be accounted for like an associate on our balance sheet. So if you look at segment ROCE, which is segment EBIT in aggregate divided by the total segment capital employed in all our operating segments, that ratio to my mind should improve by 18 to 20 percentage points. Of course, these are based on FY23 numbers. The actual numbers will obviously be struck when we get the approvals and do the actual accounting entries. But ballpark, I think 18 to 20% segment ROCE improvement is something that we should expect. Second, apart from the segment ROCE number, is the overall return on invested capital or ROIC. That number we expect to improve by in double digits for sure. ROIC, as you know, is a post-tax. Generally, people do a post-tax ROIC, so it's no pat on the invested capital, and that ratio should improve by 10 percentage points around that double-digit kind of mark. Balance sheet is for the hotels entity on its own. It's not about accessing ITC's balance sheet, of course. When it's demerged, it's a separate entity. So if you look at the capital employed of this business in FY23, March 23, the net assets are about 6,000 crores. So that's a very good start, and there's obviously going to be no debt. What this company will have is a very strong balance sheet, a debt-free balance sheet with very strong assets of something like a few thousand crores. And it would have the capacity to fund the asset right strategy with the free cash flows it's generating. It has got a good free cash flows. It is doing well from a profitability perspective. But should there be need to raise capital, I think it has a strong balance sheet to go to the market, raise capital if it wishes to. It can also raise capital by way of equity or other investors who may be interested. ठीक है, ये हो गई, ये पूरी बातचीत हो गई संजीव पुरी की सफाई प्रॉफिट बढ़ाने पे। अब ट्रेड की बात कर लेते हैं और वो बताएंगे विनय रजानी। विनय, एक लेग आउट ट्रेड तो हो गया डबलर वाला पिछले एक साल में, यहाँ से क्या धीमी गति पे चलेगा स्टॉक? अभी भी लेना चाहिए या ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक हो गया है, शायद इसको चार्ट्स पे एकदम टाइम करना मुश्किल होगा? तो डेफिनेटली थोड़ा करेक्शन आया है, लेकिन पोजिशनली इसका स्टॉक काफी जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव साइड पे ही है। अभी भी स्टॉक अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने से कंटिन्यूअसली जब भी छोटा सा करेक्शन आया तो 50 दिन की एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। 50 दिन की मूविंग एवरेज आईटीसी के लिए 450 पे प्लेस कर रही है, जो यहाँ से 15 रुपए नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं जारी रहेगा। ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है। पोजिशनली स्टॉक अपने वीकली, मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स पे काफी पॉजिटिव दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि डिप, ऑब्वियसली आपको अगर नई लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो मार्केट में थोड़ी डिप की जरूरत है। अगर इसमें करेक्शन आता है तो नीचे के लेवल्स पे बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो थोड़ा ओवरबॉट है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे और मार्केट भी थोड़े ओवरबॉट लग रहे हैं और थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है मार्केट में से। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो इसको होल्ड करते रहना चाहिए, और जब अब नए इन्वेस्टर जिसमें एंटर होने चाहते हैं तो थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए। तो ओवरऑल इट लुकिंग गुड, बट शॉर्ट टर्म चार्ट्स डेफिनेटली मार्केट के साथ साथ थोड़े वीक हुए हैं, तो थोड़ा बहुत करेक्शन हम इसमें से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पोजिशनली ट्रेंड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग और इन्वेस्टर्स को जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं नीचे के लेवल से उनको बने रहना चाहिए। ठीक है, और राइट, तो थोड़ा सा डिप मिल सकता है और आईटीसी के स्टॉक पे अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए फिर तो ऐसे अच्छे बड़े स्टॉक्स में। अब हमारे साथ कल के सारे एक्शन के साथ, यानी कल जो मार्केट आवर्स के बाद बड़े अर्निंग्स आए उसको लेकर पूजा बनी हुई है। आज के दूसरे स्टॉक्स इन न्यूज़ बेस्ड एक्शन कौन से स्टॉक्स पे हैं उसे बताने के लिए हमारे साथ आशीषा हैं और वमाक्षी हमें बताएंगी इन तमाम स्टॉक्स पे और अदर देन दूसरे स्टॉक्स पे भी बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स क्या हैं, और हमारे साथ एक फंडामेंटल व्यू भी होगा। सारे ही हमारी रिसर्च इन हाउस रिसर्च टीम हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले पूजा का रुख करते हैं। पूजा, बड़ी अर्निंग्स में से कई सारी कंपनियां हैं, हाईलाइट करें आपने कौन कौन सी ली हैं?
बिल्कुल, कल बाजार बंद होने के बाद हमने देखा वायदा बाजार से और कैश सेगमेंट से काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं। शुरुआत पहले एफएनओ से करते हैं और इंडियन होटल्स के नतीजे हमने देखा कि कमज़ोर साइड पे हैं। आय में तो ज़रूर 15% की बढ़त नज़र आ रही है, लेकिन मार्जिन में दबाव आया है। इस तिमाही और 29.9% से घटकर जो मार्जिन के फिगर्स आए वो 28% के कंपनी ने पोस्ट किए हैं। इसके अलावा इंटेलेक्ट डिज़ाइन के नतीजे काफ़ी मजबूत आए हैं। आय में 18% की ग्रोथ, मुनाफे में 36% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है और बीईएल ने भी अपने नतीजे घोषित किए और यहाँ पर भी नतीजे मजबूत नजर आ रहे हैं। आय में देखेंगे तो 12.5% की ग्रोथ और मुनाफे में 47% की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन में भी शानदार उछाल। कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे तो 28% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। तो ये नतीजे थे कुछ वायदा बाजार से। अब आते हैं कैश सेगमेंट के नतीजों पर। तो यहाँ पर सोना बीएलडब्ल्यू ने अपने जो नतीजे घोषित किए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हर फ्रंट पर। आय में 25% की ग्रोथ, मुनाफा 47% से बढ़ा कंपनी का। अजंता फार्मा के नतीजे भी मजबूत नजर आ रहे हैं। आय में करीब 7% की ग्रोथ है, मुनाफे में भी अच्छा उछाल देखने को मिला है। स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। 23.4% से बढ़कर मार्जिन के जो नंबर्स हैं वो 26.5% पर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मोतीलाल ओसवाल भी आज एक्शन में रह सकता है। यहाँ पर भी अगर नतीजे देखेंगे तो आय में 46% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया और मुनाफा 219% बढ़ा कंपनी का। और आखिर में बात करते हैं जेके लक्ष्मी की। यहाँ पर नतीजे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। आय में 5% की बढ़त है, लेकिन मुनाफा अगर देखेंगे तो वहाँ पर करीब 30% की गिरावट है और मार्जिन भी घटे हैं कंपनी के और कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो वहाँ पर करीब 23% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की। ओके, ठीक है। पूजा ने तो आपको ये बता दिए कि नंबर्स कौन कौन से हैं। अब लेकिन खबरों वाले शेयर्स पता कर लेते हैं आशीषा से। आशीषा, बताएं आपके पास खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? जी हाँ, सबसे पहले पिरामल ग्रुप फोकस में रहेगा। पिरामल फार्मा और पिरामल एंटरप्राइजेस दोनों। सबसे पहले पिरामल फार्मा की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने राइट्स इश्यू अप्रूव कर दिया है। 46:5 का रेशियो है राइट्स के लिए। 81 रुपीज़ प्रति शेयर पर ये राइट्स इश्यू किया जाएगा और 1050 करोड़ का टोटल राइट्स इश्यू है। सो इसके चलते पिरामल फार्मा पर आज नज़र रहेगी। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस पर भी अपनी नज़र रखें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज बैठक है जहां बायबैक कंसिडर किया जाएगा। इनफैक्ट एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आई थी, उनका मानना है कि करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 25% प्रीमियम पे ये बायबैक हो सकता है। इसी के चलते इन दोनों ही स्टॉक्स पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा आरवीएनएल का ओएफएस अंडरवे है। कल भी ये स्टॉक अंडर प्रेशर था, 5% की गिरावट देखने को मिली। आज ये ओएफएस रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए खुलेगा। याद रखें कल नॉन रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए खुला था और करीब 2.73 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है, जिसके चलते आरवीएनएल पर आज भी नज़र रहेगी। इसके अलावा कुछ ब्लॉक डील्स हुई थी कल मार्केट आवर्स में। मैस फाइनेंशियल सर्विसेज जहां सोसाइटी जनरल ने करीब 6 लाख शेयर्स खरीदे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी सोसाइटी जनरल ने करीब 28 लाख शेयर्स खरीदे हैं। इन दोनों ब्लॉक डील्स के चलते ये स्टॉक्स पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा इप्का लैब्स जो यूनिकेम को एक्वायर करने वाला है, उसके लिए CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दी है, जिसके चलते ये दो स्टॉक्स पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। IRFC और राइट्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कुछ कंपनी करना चाहती है फाइनेंसिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। लास्टली वोकहार्ड पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। कंपनी की कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नज़र आई है। टर्न अराउंड के चलते कंपनी का मानना है कि US ऑपरेशंस को कंपनी रिस्ट्रक्चर करेगी और वैक्सीन टाई अप जो कंपनी ने किया है सीरम के साथ, उसमें भी कुछ डेवलपमेंट आ सकते हैं, जिसके चलते कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स में टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। अराउंड शब्द और ये वोकहार्ड कंपनी का नाम वही कई सालों से हम लोग जो है साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि किस तरीके से ये साथ में मिल के वाकई में बड़ा टर्न अराउंड होता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वामाक्षी है, अच्छा वामाक्षी से बिग ब्रोकरेज कॉल्स और बड़े ब्रोकरेज अपग्रेड डिस्कस कर लें। फिर राघवेंद्र केडिया हमारे साथ आ चुके हैं। केडिया साहब आते हैं आपके पास 2 ही सेकंड में, लेकिन पहले बड़ी ब्रोकरेजेस। वामाक्षी जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम श्रीराम फाइनेंस के साथ। हम देख रहे हैं कि HSBC की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि मुनाफा अनुमान से मजबूत कंपनी ने रिपोर्ट किया है, लो प्रोविजंस और के चलते। और ओवरऑल अगर हम देखें तो वैल्यूएशन मल्टीपल भी उन्होंने रेज किए हैं, क्योंकि काफ़ी मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक नजर आ रहा है। ऑल इन ऑल HSBC की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। उन्होंने अपना टारगेट प्राइस
बढ़ाया है श्रीराम फाइनेंस पर 2100 से बढ़ाकर 2280 रुपीज़ प्रति शेयर पर इन्होंने कर दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेस्ले भी हमारे रेडार पर है। कल कंपनी के दूसरे तिमाही कैलेंडर ईयर 2023 के नतीजे आए थे और ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्रोकरेजेस का कहना है कि वॉल्यूम फ्रंट पर कंपनी ने अनुमान से कमज़ोर वॉल्यूम मिस किए हैं, मगर ये थोड़ा सा ऑफसेट हुआ है मार्जिन एक्सपेंशन के चलते। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये ब्रॉड बेस रही है और ओवरऑल ब्रोकरेजेस का कहना है कि वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं, तो इसी के चलते जेफरीज ने अपनी होल्ड की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस हालांकि उन्होंने बढ़ाया है 19,300 से बढ़ाकर 19,900 किया है और मक्वायरी ने अपनी न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है टारगेट प्राइस 22,000 के साथ। इसके अलावा लॉरस लैब्स भी फोकस में रहेगा। जेफरीज का कहना है कि कंपनी ने अनुमान को मिस किया है 4th कंसेक्यूटिव क्वार्टर के लिए। ईबिटा मार्जिन भी मल्टी क्वार्टर लो पर है। CDMO परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है और इसी के चलते अंडर परफॉर्म की राय आ रही है इनकी तरफ से। भारतीय एयरटेल भी हमारे रेडार पर है। कल हमने देखा था कि एयरटेल अफ्रीका ने अपने नंबर्स पेश किए थे। CLSA का कहना है कि पहले तिमाही में अफ्रीका की रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान से मजबूत रही है, मगर नाइजीरियन नायरा के डिवैल्यूएशन के चलते कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। ओवरऑल इसी के चलते CLSA ने खरीदारी की राय दी है टारगेट प्राइस 1030 के साथ। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे ACC पर। ब्रोकरेजेस का लार्जली कहना है कि Q1 काफ़ी मजबूत क्वार्टर रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट सरप्राइजेस जो कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं वो 24% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ और 7% गिरावट कॉस्ट पर टन में। रियलाइजेशन हालांकि थोड़े से वीक थे, मगर कैश पोजीशन ने थोड़ा सा यहाँ पर हमने मूव डाउन देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ओवरऑल अगर हम देखें ACC पर मैक्वायरी की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अंडरवेट की राय आ रही है। थैंक्स फॉर दैट वामाक्षी। चलिए आगे बढ़ते हैं, राघवेंद्र आ चुके हैं। राघव, ये बताइए, इंडियन होटल्स में तो हम सब ने बड़े मजे किए, ट्रेडर्स ने पैसा कमाया, ओके। पूर्वी शाह भी रेडी है। पूर्वी, मैं आपके पास 2 मिनट में आता हूँ। एक स्पेशल डिस्कशन हमने फार्मा पे डिस्कस किया है, लेकिन राघवेंद्र से मुझे इंडियन होटल पे व्यू लेना जरूरी है। स्टॉक मोर देन डबल हो गया है और अब ये बात आ रही है कि ये स्ट्रक्चरल स्टोरी है, क्योंकि ये लीडर है, नंबर्स अच्छे दिए, यहाँ से 450 रुपये तक के टारगेट्स आना शुरू हो गए। अभी अभी वामाक्षी भी दिखा रही थी, ये देखिए सॉलिड नंबर्स। पहले जितने क्वार्टरली आते थे अब एनुअल नंबर ऐसे पहले जितने एनुअल आते थे अब क्वार्टरली नंबर उतने आने लगे। अभी भी इसमें जूस है। 380 पे आप लेंगे या आपको लगता है थोड़ा घटे 350 के आसपास आता है, वहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए इंडियन होटल्स? मॉर्निंग अजय जी। इंडियन होटल अगर थोड़ा सा घटता है 350 360 के लेवल्स पर एक काफी अच्छी एंट्री होती है। इसमें काफी फंडामेंटली एक स्ट्रक्चरल स्टोरी जो आपने कहा वो बिल्कुल चल रही है। टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट है विच इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत अच्छा है और आप एक ओवरऑल पूरा जो एक लाइफस्टाइल इकोसिस्टम होता है वो इंडिया में डेवलप हो रहा है। जैसे आप देखेंगे एयरलाइंस में 90% प्लस ऑक्यूपेंसी रेट चल रहे हैं। ड्रीम फोक्स का स्टॉक देखेंगे तो काफी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उससे समझ में आएगा। एवरेज रूम रेंटल्स जो होटल्स के हैं दे आर इंक्रीजिंग, ऑक्यूपेंसी रेट आर इंक्रीजिंग, सो दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि एक इंडियन होटल की स्ट्रक्चरल स्टोरी को कंटिन्यू करेगा। सो अगर थोड़ा टू अप टू फास्ट हुआ है ये स्टॉक, इसलिए अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग टाइम करेक्शन होता है तो 360 के लेवल पर अगर एंट्री करते हैं टारगेट 450 का बरकरार रहेगा। दिस इज अ स्लो एंड स्टेडी अप मूवर। इंडियन होटल शुड बी अ गुड लाइफस्टाइल स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। ये तो हो गया। पूर्वी आ चुकी हैं, सारे अपने क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करके आई हैं आप, क्योंकि हम बहुत धमाकेदार सवाल पूछने वाले हैं आपसे। पूरा कोर्स पढ़ के आई हैं करिकुलम? ठीक है। सवाल ये उठ रहा है, हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे और डिम्पी भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कोर्स करिकुलम की बात सुन के डिम्पी को अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं जब नहीं 0 बटे सन्नाटा वाला मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा डिम्पी, वो हम ऑफलाइन के रखेंगे। लेकिन पूर्वी से ये पूछा नहीं, वो है भी नहीं सर, वो है भी नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो अपनी बात कर रहा था। पूर्वी से ये पूछना है डिम्पी, हम लोग रोज ट्रैक कर रहे हैं, एक से एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। कल लार्ज कैप में तो बनी, बाजार खत्म होने तक मिड कैप स्मॉल कैप भी, एलिम्बिक हो गया, पिरामल फार्मा हो गया, औरोबिंदो चलने लगा। अभी तो रिजल्ट भी नहीं आए उसके। जिसे कहते हैं ना, हमारे देसी में कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो डीआरएल और सिप्ला की कमेंट्री देख के बाकी पूरा सेक्टर रीरेट हो गया। ये कितनी टिकाऊ है रैली पूर्वी, जो आप इस समय संकेत देख रही हैं, बड़े बड़े मूव देख रही हैं, फैक्टर्स भी लेके आएंगे। फार्मा रीरेटिंग हो चुकी है, शुरू हो रही है, या अभी भी मौके हैं?
देखिए री रेटिंग थोड़ी थोड़ी शुरू हो रही है, जहाँ पे भी जिन स्टॉक्स में हम कोर अर्निंग्स में या कोर बिजनेस में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, जैसे कि सिप्ला ने बोला है कि मार्जिन एक्सपेंशन, गाइडेंस भी अपना रिवाइज किया है 22% से 23%, तो ये ऑफ कोर्स कोर अर्निंग्स जो है हम इसको ही फॉलो करेंगे। सो भले खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदले, बट एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग नंबर्स ऑन द कोर फ्रंट दे रहा है। डॉक्टर रेड्डीज में अगर आप देखें तो उनमें वन ऑफ था कि वन ऑफ इन सेंस की जेनरिक रेवलिमेट जो है ये ड्रग कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा दे रहा है, तो ये कुछ सालों तक रहेगा, बट उसके चलते उसको निकाल के अगर आप कोर बिजनेस देखते हो तो वहाँ पे ग्रोथ बहुत कम है, अराउंड 5% ही यूएस बिजनेस ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि अभी भी सिप्ला और सन जिनके कोर बिजनेसेस काफी स्ट्रांग है और अगले 2 साल के लिए भी उनकी पाइपलाइंस काफी स्ट्रांग दिख रही है, दे हैव लॉन्चेस जो प्लान किए गए, तो ये नंबर्स काफी स्ट्रांग डिलीवर करेंगे। बाकी स्टॉक्स में अगर वन ऑफ्स है तो उसको निकाल के आप देखें। वैल्यूएशन वाइज ऑफ कोर्स थोड़े स्टॉक्स काफी रन अप कर चुके हैं रिसेंटली, तो वो वैल्यूएशन स्ट्रेच भी आपको कुछ स्टॉक्स में दिखेगा। ऑलराइट पूर्वी, ये तो रही लार्ज कैप्स की बात, और आप अगर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस पे भी, अभी हालांकि जिन कंपनीज की हम बात कर रहे थे वहाँ नंबर्स नहीं आए, लेकिन अजंता फार्मा के भी नंबर्स देखें, वहाँ से भी एक बेटर आउटलुक की बात की जा रही है, यूएस आउटलुक की, तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में कहाँ नजर होगी आपको फार्मा स्पेस में? मिड कैप और स्मॉल कैप में एक दो स्टॉक्स जो हमें अच्छे लगते हैं वो है, एक तो मैनकाइंड है और एक तो दूसरा है वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है। दोनों स्टॉक्स अगर आप देखें तो एड रेटिंग है हमारी, ऑफ कोर्स स्टॉक प्राइस काफी चल चुके हैं, तो दे आर वेरी क्लोज टू द टारगेट प्राइस, बट इनमें अगर कभी भी थोड़ा गिरावट आता है तो इन्वेस्टर्स ने थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक को अक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए। इन दोनों स्टॉक्स में देखें तो डेट तो है नहीं, डोमेस्टिक बिजनेस काफी स्ट्रांग है फॉर मैनकाइंड जैसे हम देख रहे हैं, और डोमेस्टिक इंडियन फार्मा मार्केट जो हम बात कर रहे हैं वो भी हमने बताया कि 10 to 12% की ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन फार्मा मार्केट करेगा, और बाकी के स्टॉक्स जो जिनका डोमेस्टिक बिजनेस काफी स्ट्रांग है और क्रॉनिक पोर्टफोलियो भी काफी स्ट्रांग है, वो उससे कई ज्यादा ग्रोथ डिलीवर करेंगे। तो हालांकि इनके नंबर्स कुछ ही दिनों में आएंगे, हमें ये पता चलेगा कि आगे की कमेंट्री आपके का आउटलुक क्या है। हालांकि ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल प्राइसिंग जो काफी कूल डाउन हो चुका है, वो बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी नंबर्स आए हुए हैं एक दो को छोड़ के बाकी सबके नंबर्स में आप मार्जिन एक्सपेंशन देख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, और राइट, ये सारी पिक्स हमारे साथ और अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए पूर्वी, आज समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फार्मा स्पेस अच्छा खासा डिलीवरी वॉल्यूम भी दिखा है कल, इनफैक्ट निफ्टी फार्मा 15,000 के लेवल को भी टच किया, बड़ी स्ट्रेंथ एक्चुअली कल आप पूरा फार्मा स्पेस को देखें अजय, सिर्फ वही एक स्ट्रेंथ दे रहा था, नहीं तो कोई भी सेक्टर हरे निशान में था ही नहीं। लेकिन एक स्टॉक मुझे आपसे डिस्कस करना था, वो था लॉरस लैब। कल नंबर्स आए और नंबर्स में काफी बड़ा घाटा था, लगभग 90% उनके गेन्स एरोड हो गए थे, और लेकिन स्टॉक फटाफट रिकवर भी हुआ। ये देखिए बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग हुई है कल लॉरस में। जब रिजल्ट्स आए, आपने सही कहा कि एक नेकेड आई को जो दिखाई देगा वो नंबर बराबर है, लेकिन अगर इमीडिएट उसके अंदर एक ये जो नतीजों पर बयान आया था ना, ये जो लाइन है ना, FY24 का सेल्स गाइडेंस रिटेन किया, इतने बुरे हालत में आप अपनी सेल्स गाइडेंस काट नहीं रहे, ये पॉजिटिव साइन दिखाई दिया। तुरंत वो जो डिप थी 4% नीचे स्टॉक 1-2% ऊपर चला गया, तो 5% का आपको इंटरडे वॉलेटिलिटी मिली, और यहां से भी व्यू ये आ रहा है कि अगर इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि ET नाउ पे छावा साहब आज आएंगे और 9:30 के करीब आप सुन भी सकते हैं वहाँ पे। उसका रीज़न ये है कि वो हिंदी में नहीं बात कर पाते हैं क्योंकि वो साउथ इंडियन है, उन्हें कंफर्टेबल नहीं तो वो आना चाहते थे यहाँ पर भी, लेकिन वो कमेंट्री यहाँ लेके आएंगे। लॉरस पर ध्यान दीजिए, ओनरशिप लो है, पूरा बाजार जो है मायूस होकर निकल चुका है, और इन्होंने रिटेन किए गाइडेंस, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर यहाँ से फॉलो अप बाइंग आ जाए, टेक्निकल्स पे चेक लेना चाहिए। एक्चुअली FY24 उन्होंने बोला भी एक कंसोलिडेशन का ईयर रह सकता है, लेकिन आगे के लिए अगर बाजार को बुलिश व्यू दिखता है तो स्टॉक में मूव दिखेगी। लॉरस लैब पर एक व्यू संतोष से ले लेते हैं। संतोष, लॉरस लैब का चार्ट चेक करके बताएं।
यस, लॉरेंस लैब की बात करें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक बॉटमिंग आउट प्रोसेस में है। कल जब रिजल्ट के बाद इसमें पुलबैक आया तो पुलबैक के दौरान इसने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और वहां पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बनाई है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि स्टॉक 330 के लेवल पे बेस बनाना चाहता है। 330 आपके लिए एक अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, क्योंकि ऊपर में 360 जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है वो क्रॉस करता है तो स्टॉक में पोटेंशियल है कि 400 रुपए तक के लेवल भी दिखा सकता है। ठीक है, डन। अब थोड़ा और स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं और एक बार RVNL के बारे में भी चर्चा करेंगे। सरकार को मज़ा आ रहा है इसके OFS के ज़रिए, क्योंकि पहले नॉन रिटेल के ज़रिए इन्होंने ओवर सब्सक्रिप्शन लिया, अब कहते हैं हम तो 1.5-2% और बेच देंगे। एक बार चेक करेंगे आप आदित्य RVNL का चार्ट, इसके अंदर कोई दम दिखता है आपको? देखिए डिम्पी जी, ये जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है उसमें हमेशा एक रिस्क रहता है कि जो OFS है वो शायद प्राइस के नीचे आ सकता है या उसकी वजह से काफी वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला कि OFS के बाद स्टॉक में काफी करेक्शन है, न्यूज के बाद काफी करेक्शन है। तो मुझे दम नहीं लग रहा स्टॉक में अभी। जो इसने रेजिस्टेंस बना दिया है ऑलमोस्ट लेवल पे 146, 150, 140, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक ये स्टॉक में कॉशियस रहना चाहिए। और शेयर भी है जिसको हमने परसों आपके सामने डिस्कस किया था और बहुत ही शानदार रिटर्न भी आपको मिला और एक अच्छा एनालिसिस अजय ने भी आपके सामने जोड़ के रखा था, वो था पिरामिल एंटरप्राइजेस पे। आज 28 तारीख है, आज इनकी बोर्ड की बैठक हो रही है, नंबर्स भी आएंगे, साथ ही साथ ये भी पता लगेगा कि ये बायबैक कर रहे हैं कि नहीं। मार्केट में खबर ये है कि 1200 के ऊपर का भी बायबैक हो सकता है। और साथ ही पिरामिल फार्मा पे भी खबर आ रही है, राइट इशू के ज़रिए वो भी पैसा जुटाना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं संतोष, जरा दोनों शेयर चेक करो, पिरामिल एंटरप्राइजेस और पिरामिल फार्मा। पहले पिरामिल एंटरप्राइजेस की बात करें तो स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अपने रेजिस्टेंस 1140 को अप्रोच कर रहा है। आज बायबैक का अनाउंसमेंट आएगा, उस पर नजर ये रहेगी कि टेंडर रूट के थ्रू आता है, मार्केट ओपन मार्केट के थ्रू आता है। अगर टेंडर रूट के थ्रू आता है तो शायद स्टॉक में और तेजी देखने को मिलेगी। 1140 क्रॉस करता है तो शायद हमको फिर 1300 रुपए तक की ओर बढ़ते दिखेगा। स्टॉक नीचे 1000 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। पिरामिल फार्मा की बात करें तो फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है तो उसका इसको बेनिफिट मिलेगा। स्टॉक लोअर लेवल से एक अच्छा बुलिश कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। 100 रुपीज इसका एक अच्छा बेस बन चुका है। लग रहा है कि शायद ये ऊपर में 125 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, तो यहाँ पर आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एक HSBC की रिकमेंडेशन है आज रिपोर्ट के ज़रिए, वो है श्रीराम फाइनेंस पर। ये टिपिकली एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी के बाद काफ़ी एक्टिव हो जाता है एकदम से। इस पे जो टारगेट है वो 2100 से बढ़ाकर उन्होंने 2280 कर दिया। एक बार आयुष आप इसको देखेंगे। श्रीराम फाइनेंस में हम देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है अभी स्टॉक में। हम इसमें एक साइडवेज मूव भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें जो नीचे की जो सपोर्ट रेंज है वो 1780 के आसपास का, जो हमें लगता है ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो काफी टाइम से होल्ड कर रहा है। ऊपर में इसमें हम 1870 से 1900 के लेवल्स देख सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस में बहुत जबरदस्त रेटिंग हुई है और ये एक सिटिंग डक थी। प्रियंका, आपको याद होगा जब हम लोग बात कर रहे थे, ये एक ऐसी बड़ी NBFC थी जो वन टाइम फॉरवर्ड पे आ गई थी 1200-1300 रुपए पे जब था ना। ये वन टाइम फॉरवर्ड पे इस साइज की NBFC मिल ही नहीं रही थी। आंखें बंद करके आपको लेना है, आप टाइम नहीं कर सकते कब चलेगा। और 1.3 1.4 हुआ, आपका 50% रिटर्न बन गया 3 महीने में। इसका डॉक्टर साहब 3 महीने 6 महीने का चार्ट लेके आइए। और ऐसे टाइम पे जब NBFC चल रही धड़ल्ले से, सिर्फ ये NBFC चली नहीं थी। ये देखिए 3 महीने में 40% रिटर्न दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करना जरूरी है। हमारे पास ढेर सारी स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस और ट्रेड्स आपके लिए हमेशा रहती हैं। मैं डिस्कस करना चाहूंगा मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक। धमाकेदार रिजल्ट राघवेंद्र से करते हैं, वो तो ठीक है, एक रीस्ट्रक्चरिंग भी अनाउंस की है। इसके ये बहुत डीप वैल्यू जोन में चला गया था राघवेंद्र, और 20% चला है एक हफ्ते में, 2 दिन 10%। डीप वैल्यू टू न्यूट्रल की तरफ थोड़ा सा मूव किया है, लेकिन क्या आप इसके अंदर अभी भी वैल्यू देखते हैं, स्पेशली एट अ टाइम जब AMC के कारोबार में एक थोड़ी सी सहूलियत सी आती हुई नजर आ रही है रेगुलेटर से। इसका 1 महीने का चार्ट भी दिखाइए डायरेक्टर साहब। राघवेंद्र। अजय जी, एक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जो ओवरऑल कंपनी है, इनका वेल्थ मैनेजमेंट है
जो कि काफी अच्छा कर रहा है, इंडिया के टॉप 3 वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स में है। सिक्योरिटी ब्रोकरेज डिवीजन तो अव्वल नंबर पे है ही, और एक जो एएमसी बिजनेस है उसमें भी अभी एक रिलायंस एंट्री कर रहा है विद ब्लैक रॉक। सो ये स्पेस एक कंसोलिडेशन स्पेस में जाएगा, द एएमसी म्यूचुअल फंड स्पेस, और मोतीलाल ओसवाल उसमें एक अमंग द लीडिंग प्लेयर्स है। तो ओवरऑल आप इंडिया में अगर डीमैट और स्टॉक मार्केट पेनिट्रेशन भी देखेंगे तो वर्सेस एनी अदर डेवलपिंग कंट्री लाइक और डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए और साउथ कोरिया बहुत कम है। तो लॉट ऑफ कॉमन पीपल ओपनिंग डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग इनटू कमोडिटी मार्केट, ट्रेडिंग इनटू स्टॉक मार्केट, ये अभी भी इसमें बहुत बड़ा हेडरूम है, और इसका इमीडिएट बेनिफिशियरी मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनी रहेगी। लोग जब भी कोई एसआईपी करेंगे तो इसको एडवांटेज होगा, कोई डीमैट अकाउंट से स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करेगा तो एडवांटेज होगा। सो जब एक कंट्री इंडिया एज ए जीडीपी ग्रोथ होता है, उस वक्त फ्रॉम अ डेवलपिंग नेशन टू अ डेवलप्ड नेशन जब होता है, तो सबसे बड़ा योगदान फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का होता है, एंड मोतीलाल ओसवाल उस सेक्टर का एक काफी अच्छा स्टॉक है। तो स्ट्रक्चरल स्टोरी कंटिन्यूज, स्टॉक टू अप टू फास्ट हुआ है तो थोड़ा सा अगर करेक्शन होता है तो एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट होगा, बट अपवर्ड नॉर्थवर्ड स्टोरी इन मोतीलाल ओसवाल स्टॉक कंटिन्यूज। आज